आप सर, आप डरे नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं? और डरना किस बात का भाई, जो एक फकीर एक ऑर्फन से यहाँ पहुंच गया, आगे क्या चाहिए था यार, बहुत कुछ हो गया। मुकद्दर का सिकंदर, यस मुकद्दर का सिकंदर, यस सिकंदर कह रहा हूँ सर, आपने अपनी मेहनत से करी ते मैं ट्यूबलाइट है, मैं थोड़ी समझने में देर लगी थोड़ी। नहीं, वाकई में मुकद्दर तो सिकंदर हो। वेलकम टू आवर शो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली श्री टी.आर. कक्कड़ जी। वो फॉर्मर डीजी एनएसजी भी रह चुके हैं। कक्कड़ साहब, वेलकम टू आवर शो। क्यों घंटी बजी सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जी। बहुत बहुत वेलकਮ है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗੁਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਗਾੜਾ ਪਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बजाओ जी, बजाओ बजाओ। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा कक्कड़ साहब, I'll pose the opening question to you sir. सर, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली कैसे बने? हाउ वाज द टेन्योर सर? कुछ मजेदार कहानियां बताएं सर। देखो जी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। एक दिन सुबह सुबह मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर का फोन आया को 10 बजे कि जल्दी मेरे पास आओ। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहता नहीं तुम आ जाओ। तो मैं वहां गया तो उसने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और कहा कि आज से आप पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए। मिनिस्ट्री का चिट्ठी आई अभी अभी। मैंने कहा जी, तो मैं तो हैरान हो गया। तो एनीवे फिर उसी दिन दोपहर को मुझे टेक ओवर करना था, टेक ओवर कर लिया। तो इसमें मेरी कोई एफर्ट नहीं रही। जो कुछ किया गया वो या तो मेरे सीनियर्स ने किया या फिर ईश्वर ने किया। मुझे कुछ पता नहीं था कि उस दिन मैं बनना है। मैंने बहुत खूब सर। कक्कड़ एक मिनट नवीन जी, कक्कड़ साहब, देश की सेवा करने के और भी कई चांसेस आपको मिले होंगे। आपने इतनी पढ़ाई की और इतने उस लेवल पे पहुंचे, क्यों आपने आईपीएस सर्विस को ही चुना? इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अब मैं विस्तार से ये कहूंगा कि मैं एक ऑर्फन टाइप दिल्ली पुलिस की लाइंस में एक कांस्टेबल के घर में पला था। तो मुझे ये होता था कि यार ये जो अफसर जब आईपीएस आता है तो सारी मतलब वहां की नफरी जो इकट्ठी हो जाती है और उसकी तरफ बड़ी इज्जत से देखते हैं। तो मैं सोचा कि यार वर्दी पहननी है। तो मैं बहुत छोटा सा था, बड़ा गरीब था, तो मैं सोचता था। पर उसके आगे तो फिर कहानी लंबी है। पहले एयरफोर्स में गया, फिर आर्मी में गया, फिर आईपीएस में आया। और आईपीएस में आके फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे दिल्ली काडर ही मिला। और जहां पे मैं एक छोटा सा बच्चा दूसरे कांस्टेबल्स को देखा करता था, उनके बूट पॉलिश, चमक उनकी जो थी। कक्कड़ साहब, what is the role of a constable in the police service, sir? See, the kingpin, I would say, of the police working is the constable only, because everything else revolves around him. Because if he can take care of his beat, what we call the little area that we give him for policing, for looking after, if he can do that efficiently, then that police force will automatically become efficient in its working. But if he does not perform even once what he was required to do, then the entire chain breaks and the police will definitely get a bad name. So I call him the kingpin of the police service. Or the foot soldier. कक्कड़ साहब, ये हो सकता है दिस इज लैक ऑफ माय नॉलेज, ये भी हो सकता है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक साधारण पुलिस ऑफिसर को इस बात की कितनी नॉलेज होती है कि कौन सा क्राइम किस धारा से जोड़ा जाए, जो कि आगे तक एक जज उसके ऊपर फैसला देता है कि इस क्राइम के लिए इस धारा में इस आदमी को रखा गया है या उसको उसकी एफआईआर लिखी हुई है? देखिए, ये बड़ी विडंबना है भारत देश में और बाकी जगहों पर भी कि जो कुछ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने या एक पुलिस अफसर किसी भी रैंक का हो, जो उसने एफआईआर में लिख दिया है, सारी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट तक उसी पे होनी है। यू कैन इमेजिन उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देयरफॉर जब कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की कौन सी धारा है,
वो हम लोगों को एक मुंह जुबानी पता होता है। बाई एंड लार्ज हमें पता होता है कि ये कौन सी धारा में जाएगा, और अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती भी है तो हम किताब को पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसकी जो बारीकी है उसको देख के वो धारा लगाते हैं, और वो धारा आखिर तक वही चलती है, उसमें कोई फेर बदल नहीं होता। आम तौर पर नहीं हुआ है। तो सर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है? नहीं, इसके साथ एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरा है कि जो फॉल्स एफआईआर होती हैं, जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं होता और एफआईआर दर्ज के करा के चला जाता, उसका क्या सॉल्यूशन है साहब? जो झूठी एफआईआर है। वो ऐसा है कि जो झूठी एफआईआर कभी कर देते हैं उसका यू हैव व्हाट हैव यू डन इज एक्चुअली कि आपने अथॉरिटी को के सामने झूठ बोलकर उसको एक्शन में ले आए हो, और जब जी। वो झूठ एस्टैब्लिश होता है तो उसके 186 उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और लेते भी हैं। तो झूठ ही आप कोई भी खबर दोगे और झूठ साबित हो जाता है तो फिर आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है अंडर दैट सेक्शन। अच्छा कक्कड़ साहब, थैंक यू, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। कक्कड़ साहब, आपकी बड़ी एक यूनिक डिस्टिंक्शन है जो मैं अपना रिसर्च भी कर रहा था और जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो सच कहने में तो कोई वो बात है नहीं। तो आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी के साथ, इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और एल के अडवाणी जी के साथ भी काम किया हुआ है। तो सर शुरुआत ये जी करते हैं जी कि कुछ कुछ अपने किस्से बताएं सर। हाउ डिड यू फंक्शन विद मिस्टर एच डी देवेगौड़ा, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आहा देवगौड़ा जी अभी ईश्वर की कृपा से अभी हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं। जब मैं पुलिस कमिश्नर बना तो अगले दिन मुझे देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त बुलाया अपने बेडरूम में, वहां एक कुर्सी लगी थी जी। और उन्होंने मुझे, वो देवगौड़ा जी की आदत है कि वो बात करते करते आंखें बंद कर लेते हैं, पता नहीं लगता कि वो सो गए हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं लगता था। आप बात सुनते सुनते करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे खास कहा कि देखो आपको एक ये काम करना है। अच्छा, क्या काम मैंने कहा सर? जी क्या, व्हाट इज इट दैट आई एम रिक्वायर्ड टू डू? इट इज आई विल यू विल हैव टू डू इट। मैंने कहा सर प्लीज टेल मी व्हाट इज टू बी डन। So you see, you must immediately sort of take action against XYZ. उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के सीताराम केसरी जी, इनको, because his government was falling and he wanted me to put pressure on Devgoda, so on Sitaram Kesri ji to sort of take another view. तो मैंने कहा सर देर इज, आई डोंट नो, मैं यहाँ नहीं था, देर इज अ केस, इफ यू आर टेलिंग मी आई विल गो बैक एंड हैव अ लुक एट द फाइल एंड आई विल कम बैक टू यू। तो मैं वहां गया, मैंने फाइल मंगवाई, फटाफट पढ़ी, तो मैं उनके पास नेक्स्ट डे गया। मैंने कहा सर आई हैव सीन दैट एंड इट्स केस इज टोटली, देयर इज नो, कोई केस नहीं बनता है, इट्स ऑलरेडी बीन फाइल्ड and no you have to do something. फिर मैंने लंबी कहानी बताई उनको, इतनी देर में ऐसा लगता था वो सो गए होंगे, तो फिर कहते so go and take action. मैं कहा सर प्लीज find another police commissioner, I cannot do it. There is no case. So I stated, he looked at me, looked at my face. I said sir there is no case and I cannot do it. Please find another police commissioner. सर आप डरे नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं? और डरना किस बात का भाई, जो एक फकीर एक ऑर्फन से यहाँ पहुंच गया, आगे क्या चाहिए था यार, बहुत कुछ हो गया है। अपने हमें क्या चाहिए था, ये भी बना दिया ईश्वर ने, यहाँ तक पहुंचा दिया, शून्य से शिखर, यू सी। शून्य से, बहुत खूब। अच्छा सर, नवीन जी एक मिनट हो। अच्छा, और हाँ, आप किस लेवल से और कहां पहुंचे, सरताज बने आप, पुलिस कमिश्नर बने, क्यों आज तक पुलिस एक आम आदमी की दोस्त नहीं बन पाई हमारे हिंदुस्तान में? क्यों हम आज भी, जैसे कोई शमशान के आगे से गुजरता है तो
मत्था ही टेकदा है कि यार ये दर्शन ना भी होने तो चंगा है। क्यों हम ये सोचते हैं कि यार पुलिस वाला मत्था ना लगे ताई ठीक है भरावा। क्यों हम ये सोचते क्यों नहीं, क्यों आई थिंक अभी अभी थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो रही है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। आई टेल यू व्हाई। पहले अंग्रेज थे, पुलिस के दम पर राज करते थे, और जब से ये नए अंग्रेज आए हैं जी 47 के बाद, ये सारे भी पुलिस के दम पे राज करते हैं। सही कह रहे हैं। ये जो पुलिस एक्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की इतनी पावर है, सेक्शन 4 में, 1960 सेक्शन 4 में, कि वो पुलिस को कमांड करते हैं, अनलाइक द पुलिस फोर्स इन अमेरिका और इन ग्रेट ब्रिटेन, इन ब्रिटेन, where they go strictly by the law and the executive can only give general instruction. In our act, because this act was, अभी देखिए आपने कि उन्होंने तीनों हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट चेंज कर दिया है, लेकिन पुलिस एक्ट को चेंज नहीं किया है। बिकॉज पुलिस एक्ट में वो डायरेक्शन दे सकते हैं पुलिस को, वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हुक्मरान जो भी हैं, इन्होंने भी पुलिस एक्ट चेंज नहीं किया, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। बाकी सब ओके, तो इसलिए इसके जिम्मेवार जो आज हमारी परिस्थिति है विज़ा-विज़ पब्लिक, इसके जिम्मेवार ये लोग हैं, पुलिस नहीं है। अच्छा, एक्सीलेंट कक्कड़ साहब एक चीज बताएं, देवेगौड़ा जी की तो कहानी आपने बहुत मजेदार सुनाई दर्शकों को हमारे, क्योंकि आपका इतना लंबा टेन्योर रहा। सर, हाउ वाज इट डीलिंग विद मिस्टर आई.के. गुजराल? पहले आई.के. गुजराल साहब के साथ के पे आते हैं। आप देखिए जी, आई.के. गुजराल साहब को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर दैट आई केम अक्रॉस। और उनकी जो थी, आपको बिल्कुल इक्वल पेडेस्टल पर लाते थे और बात करते थे आपसे, आपको अपने भाई या अपने बच्चे की तरह समझते थे, और बड़े प्यार से समझाते थे कि देख भाई, ये हुआ है, ये ऐसा मुझे खबरें आई हैं, इसको जरा इसकी तफ्तीश करके मुझे बता दो हुआ क्या है और क्या हो सकता है। When you go next day to him or after 2 days and you tell him सर ऐसा ऐसा है, ये होगा, अगर इस ऐसी चीज अभी हम करेंगे तो इसके ये रेपरकशंस होंगे, और बाकी अब थोड़ा सा वेट कर ले तो शायद ये या तो अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो फिर फोन उठाएंगे आपके सामने, जिसने उनको फोन किया है, देख भाई, देखो भाई ऐसा है, police commissioner tells me that he will take action, but let's wait for some time. Let's wait for some time. So correct. I think we should wait. We should go by his advice. ये उनका हमेशा रवैया रहा, कोई प्रेशर नहीं डाला कभी, कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, किसी गलत ऐसा कि भाई आदमी को कर लो, इसको ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं कहा। एक्सीलेंट सर। अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपके बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए जी, उन जैसा तो इंसान हिंदुस्तान में, और अगर एक दो और हो जाए पैदा तो हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा, एक ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। वो जो टिपिकल एक आरएसएस का एक सिस्टम है कि आप दूसरे व्यक्ति को खूब इज्जत दीजिए और उसको इज्जत से बुलाइए, उसके नाम से बुलाइए, और फिर उसको पुट हिम टोटली एट ईज बिफोर यू इवन पोज ए क्वेश्चन टू हिम। ओके, सो वो यही करते थे। तो कई बार होता था, जैसे एक बार कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्रिश्चियंस के चर्चेज पर कुछ बम वम फोड़े गए, फिर उन्होंने वो ठीक हो गया, वो बुलाया उनको, तो उनको वो इज्जत देना, अपने अफसर को इज्जत देना जानते थे। जैसे वो सब बैठ के चाय आई तो ही सेज लुक दिस इज व्हाट इज योर ग्रीवेंस एंड ये हुआ है। सो उनका ये था कि अफसर है, उसकी इंपॉर्टेंस उसके पास है। तो वो मैंने जब ब्रीफ कर दिया और वो खुश चले गए, तो मेरे से बड़े प्यार से कैसा रहा एक मतलब जैसे बड़ा आदमी कोई होता है घर में, यार भाई ठीक है, वाजपेयी जी आपको बुलाएं,
कक्कर जी बैठिए, जी a prime minister of India telling you all this is something very unique, Phenomenal. phenomenal, totally. We had never experienced this sort of behavior of a prime minister of India, जी And sir, how was your rapport with LK Advani ji? देखिए साहब, एलके अडवाणी जी साहब के साथ मेरा दो तरह से हुआ। एक एज पुलिस कमिश्नर और दूसरा मेरा जब मैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी देख रहा था और J&K देख रहा था, तो अक्सर जाना होता था उनके पास। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था। काफी लंबा चार्ज था। तो सबसे पहले कक्कर जी बैठिए, हाँ बताइए, मतलब देखिए आप उनका तरीका देखिए, हाँ जी बताइए। मैं कहा सर, अच्छा ऐसा है, इसको थोड़ा रोक लेते हैं। हम्म ठीक है सर, अच्छा इसको ऐसा करो, ये कर दो। ठीक किया आपने, थोड़ा ये एक दो लाइनें जो हैं इनको थोड़ा ऐसा करके। तो उन्होंने कभी भी आपको गुस्से से कोई चीज नहीं देखी, कोई फजूल की चीज आपसे फाइल पे नहीं लिखवाई, कोई फजूल की चीज उन्होंने आपको नहीं कहा कि ये कर दो। सब जो चीज है बिल्कुल तरतीब से। लेकिन वो ये है कि वो हमेशा यही चाहते थे कि भैया तकरार ना हो, किसी से तकरार नहीं होना चाहिए। आप ऐसी Conflict ना चिट्ठी बनाइए, आप ऐसी चीज जो प्यार से जाए लेकिन मीनिंग कन्वे कर दे। सारे मिलके ही चले। कक्कड़ साहब, आपने इतने अच्छे पॉलिटिशियन के साथ काम किया, क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे पॉलिटिशियन हैं हमारे बीच में? मुझे तो पॉलिटिशियन, देखिए पॉलिटिशियन जो हैं अच्छे हैं, क्यों नहीं है, अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। अपने हमारे जो राजनाथ जी हैं, बड़े प्यार से बड़ी इज्जत से बात करते हैं और आपको अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी हैं। I would place Mr. Gadkari, who is a man of action, who is totally, sort of committed to his work, not bother about the consequences, किसने ऊपर वाले ने क्या कहना है, नीचे वाले ने क्या कहना है। He is totally committed. There are politicians, but थोड़ा से कम होते जा रहे हैं। वो जो जैसे जैसे समय आ रहा है, वो जो फाइननेस होती थी, फाइननेस जो है, उसी की बात। फाइननेस जो है उसकी बहुत कमी आ गई है बिहेवियर में। नवीन जी, एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। कक्कड़ साहब, आपकी नौकरी, आई मीन कमिश्नर पुलिस की नौकरी, मतलब कांटों भरा ताज, सीधी सी बात कहूंगा। उसमें आपको पब्लिक को भी साथ में रखना है, उसमें आपको अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी साथ रखना है, और आपके ऊपर जो बैठे हैं आका लोग उनको भी साथ रखना है। तो कितना प्रेशर आप महसूस करते थे, कितने खुल के काम कर पाते थे, या आपके हाथ बंधे होते थे काम करने के लिए? मतलब ये जो इसको मैं बैलेंस बना के काम करना जो है, वो कितना आपके लिए सुखद रहा या मुश्किल रहा, कैसे कहेंगे कैसे? मैं पुलिस कमिश्नर से थोड़ा नीचे पहले जाता हूं जी कि जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, जो कि बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, जामा मस्जिद, उसका ये सब इलाका उसमें आता है। जी अक्सर वहां पर रॉयट्स हो जाया करते थे, और जब हम केसेस रजिस्टर करते थे अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जी तो उस वक्त जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहते थे इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, इसको ठंडे बस्ते। ऑब्वियसली दे डिड नॉट, सो दैट वाज द एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन यू। क्या इतनी हुई है, गोली भी चली है, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर आस्क्ड टू ओके गो स्लो नॉट दैट। पुलिस कमिश्नर के समय में, क्योंकि मैंने ज्यादातर काम किया विद मिस्टर देवगौड़ा एंड वाजपेयी जी के साथ, तो इस तरह का प्रेशर कभी एग्जर्ट नहीं हुआ आम चीजों में। लेकिन एनीथिंग विच वुड हैव द नेशनल रिपरकशन, जो दिल्ली में हो गई है नेशनल, और इट कुड आल्सो हैव इंटरनेशनल रिपरकशन, तो उसके लिए वो कहते थे थोड़ा
इनको भी कंसल्ट कर लो, इनको भी कंसल्ट कर लो, मीन इंटेलिजेंस ये वो तो थोड़ा बात, चलो एक होम सेक्रेटरी को कह दिया कि मीटिंग कर लो एक भाई, तो मीटिंग हो जाया करती थी। बट फार एंड वो मतलब बड़े कम केसेस ऐसे होते थे, जी रूटीन में कोई प्रेशर नहीं होता था, इसलिए टेन्योर इतनी खराब नहीं रही, इतनी मतलब उस तरह की इंटरफियरेंस नहीं हुआ था। सर आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जब यू स्टूड अप टू द प्राइम मिनिस्टर तो क्या प्रेशर लेना था आपने, जैसे आपने कहा कि क्या प्रेशर लेते आप सही बात। जब प्राइम मिनिस्टर को ही आपने कह दिया कि मैं कोई गलत नहीं, काम नहीं मुझे करूंगा मैं तो मेरे टाइम पे थोड़े बहुत प्रेशर होते थे। एक हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थे साहिब सिंह वर्मा जी, तो हाँ जी। वो लोकल थे, अक्सर वो मुंडका के वहां थे, तो अक्सर कहते उस बार दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग जो या तो हरियाणा से हैं या फिर दिल्ली से हैं, तो जी वो किसी न किसी की सिफारिश कर देंगे। तो सिफारिश भी देखो, अदरवाइज तो बड़े आराम से काम होता है, जिस जो अच्छा है उसको लगा दे। हमारा तो कोई ऐसा था नहीं, जो सही है उसको फिट कर दिया। वो ऐसे आदमी की हमें कहेंगे कि जो जिसकी लाल शाही से कई रिपोर्ट लिखी हुई है, इसको यहाँ लगा दो, तो मैं कहता था सर ये नहीं लग सकता। तो उनका एक खास आदमी था, तो एक दिन रात को उन्होंने मुझे 1 बजे फोन किया, रैक्स अरे पे, उन दिनों में रैक्स होती थी, तो करने मैंने वो कहा था, वो क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने कहा सर वो नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी कह दिया है, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बातें होंगी, इतने रेड रिकॉर्ड है उसका, उसके बाद हम इसको सेंसिटिव जगह पे लगा दें ऐसा है। फिर मैं मुंडका कैसे जाऊंगा, मुंडका इज विलेज। मैं क्या, तो मत जाइए, मैंने कहा जी मत जाइए। ये मेरी किताब में लिखा हुआ एग्जैक्टली ये वर्ड, मैंने कहा जी मत जी जाइए फिर मुंडका, मैं तो कर नहीं सकता, आप मुंडका नहीं जाना चाहते मत जाओ। ये मैं बहुत यंग मजा आ गया सर, मजा तो आ गया। ऐसा 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 मैं करता था। एक और हमारे मेयर साहब थे, साथी साहब, जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने दिल्ली के, तो उन्होंने कुछ कुछ कांड कर दिया था, जमीन जमून कुछ कॉरपोरेशन की ले ली थी, तो उनके खिलाफ मैंने केस रजिस्टर कर दिया। तो उन्होंने फिर वो करके वो मतलब बड़ी, मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो साथी साहब एक दिन मुझे बुलाते हैं अपने, जब मेयर थे दिल्ली के, तो मैं गया, तो मुझे कहते हैं कि मैं उस वक्त डायरेक्टर विजिलेंस था कॉरपोरेशन का, तो मुझे कहते हैं बैठिए। वो यार मेरी तो जिंदगी तो खराब करती। मैं कह जी होया की खराब क्यों हो गई? कहती जी बस सुनिए, देखो जी मेरा मेरे तुसी वाइफ के खिलाफ केस करता, मेरे इसके खिलाफ, मेरे जवाई के खिलाफ करता, ये करता। मैं कह जी गल है कि मैं कीता नहीं, मैं तो रिकमेंड ही कीता हैगा पुलिस नूं, क्योंकि मैं तो इत्थे वो कीता हैगा। कहता जी मैं सारी जमीन दे देना वापस, एंड लुक एट मैं आई एम गिविंग यू दिस। बड़ी शर्म की बात है कि अपने आप को बचाने के लिए वो सरदार जी ने सैड। अपनी पगड़ी निकाल के टेबल पर रख दी, वो कहना यार माफ कर दे मैनू तू। मैं क्या सर, मैंने पगड़ी उठाई, मैंने उनके सर पे, मैं क्या, अब आपने अफसोस जाहिर कर दिया तो वो नहीं भेजती रिपोर्ट, आपने जमीनें वापस कर दी हैं जो ली थी आपके उसने, तो ठीक है, पर ये जरा पगड़ी को यार सिर पे रखो, काय को बड़ा प्यार। तो मतलब पॉलिटिशियन किस हद तक जा सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत कक्कड़ साहब, मेरे को नहीं एंड लगता। दिस इज ऑल्सो रिटन इन माई बुक, नहीं, एग्नी आई नेक्स्ट, एग्री। वर्बेटम लिखा, वर्बेटम है ये। कक्कड़ साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी फ्रीली जिस तरीके से आपने धज्जियां उड़ाई है ना, कोई धज्जियां उड़ाने की हिम्मत रखता है। पर एनीवे, वी आर अमरजीत एंड आई आर विद यू सर। खूब मजेदार की बातें। हाँ, एक मिनट अमरजीत, एक मिनट अमरजीत, होल्ड कर यार, होल्ड कर, होल्ड योर हॉर्सेस कक्कड़ अमरजीत। साहब इतनी अच्छी बात है क्यों नहीं नहीं, होल्डिंग कक्कड़ साहब के तो हम दीवाने वैसे ही हो गए हैं। कक्कड़ साहब एक चीज बताएं, एक आप तो पुलिस में रहे, यू बीन सच अ फाइन ऑफिसर। जेम्स बॉन्ड जानते हैं आप? जेम्स बॉन्ड के बारे में तो सुना होगा आपने। हाँ सुना है यार। हाँ, तो सर एक चीज डबल बताएं, सेवन 007, तो पूरे वर्ल्ड में एक पुलिस ऑफिसर की धाक बोलती है, उनका नाम, कक्कड़ साहब थोड़ा बीच में आ जाइए, उनका उनका उनकी नाम की तूतियां बोलती हैं
मतलब हर शख्स जो गलत काम करता है वर्ल्ड में उनसे डरता है। उनका नाम है श्री अजीत डोवाल। आप क्या कहेंगे उनके बारे में सर? ये मेरा सौभाग्य है, मैं भी उसी बैच का हूं जिस बैच के वो हैं, अच्छा। और हम सारे घनिष्ठ मित्र हैं, और हम तकरीबन हर महीने 2 महीने में मिलते हैं आपस में, एक ओवर लंच और डिनर। साथ ही ट्रेनिंग की हम लोगों ने, साथ ही मतलब पुलिस में पले हैं। तो ही इज वन मैन हु इज 100% committed to India's glory क्या बात। and ब्यूटीफुल। 100% committed to India's glorious past, not sort of India, glorious past. And he feels that we have the capacity today हम्म। to achieve that stage as Indians, as India, which we held. But when he is on the podium and wants to deliver a talk, जी। he spares no one. He spares no one. जी जी जी। सो तो आप कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताने चाहेंगे सर, आप जो अलाउड है? कैसे बताइए? नहीं, जैसे आपका उनके साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता रही है नहीं तो। नहीं, वो ऐसा देखिए जी, वो ट्रेनिंग में तो बस यही होता है कि आपस में एक दूसरे की बैक स्लैपिंग होती रहती है। उसके बाद जब मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते हैं। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हिज फैमिली इज एब्सोल्युटली, particularly his wife, and they're very human. And even today when he has this sort of a position with his own people who have been with him, once he is in their company, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे आज से 55 साल 56 साल पहले हम लोग आपस में मिलते थे, एक दूसरे को करते। सो वो बड़ा उनका एक अपना हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ उसने। क्या बात। एवरी टाइम उसका बिहेवियर किससे क्या होगा वो कंपार्टमेंटलाइज है। एंड ही नोज एग्जैक्टली, हर एक की डेप्थ जानता है, और उसी डेप्थ को उसकी देखकर फिर बातचीत करता है उससे वो। तो 007 तो पिक्चरों में किया है, बट हेयर इज ए रियल 007 जिसकी आप गहराई नाप नहीं सकते हैं, बहुत खूब। बहुत और खूब। जिसकी सरलता भी आप भांप नहीं सकते हैं। सरलता भी है और गहराई भी बहुत जबरदस्त है। वाह। सर सरलता तो आपकी भी बहुत अच्छी दिख रही है। आप बहुत सरल सीधे से जवाब दे रहे हैं। अमरजीत होल्ड ऑन। नहीं नहीं नहीं, सर रुकिए अच्छा। कक्कड़ साहब, कमिश्नर पुलिस रहते हुए आपके डे टू डे में, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे आम आदमी है, कोई ऑफिसर है, या चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, आप सर क्या थोड़ा कहना बीच में चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हो तो उसके कितने फायदे या कितने नुकसान होंगे? देखिए, ये जो इशू है इसको कम से कम भी 50 बार डिस्कस किया जा चुका है, कमेटीज बनी है, सब कुछ हुआ। अब देखिए सिंपल है, बड़े दूर नहीं जाएंगे। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे जी। दिल्ली के पहली बार, आपको याद होगा 26 जनवरी आ गई थी। वो 26 जनवरी को धरना में बैठ गए थे 24-25 को, और हाँ इंडिया गेट पे, और वो कहने लगे मैं दिल्ली का मालिक, दिल्ली तो मेरी है, ये तो पहले तो सबसे पहले तो मुझे सलामी लेनी है, मुझे ये जो भी उसने कहा। और अब दिल्ली एक पोशीदा ऐसी चीज है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है, सारी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब अगर दिल्ली में एक सरकार हो जिसके नीचे पुलिस है और सेंट्रल में दूसरी सरकार हो, तो आप इमेजिन करो क्या होने वाला है। जबकि सो ये बिल्कुल डिसाइडेड है। 50 बार कमेटीज बनी है, हर बार यही हुआ है। चाहे ये सिर्फ ये नहीं है कि अब केजरीवाल की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की, किसी ने पुलिस सेंटर के पास ही रही है, और पुलिस को चलाने वाला दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या यूं कहिए कि गृह मंत्री है। इनडायरेक्टली तो गृह मंत्री जी हैं जो सब कुछ करते हैं। तो ये इसी तरह रहनी चाहिए, वरना इतना तकरार हो जाएगा कि यहाँ मतलब काम करना मुश्किल हो जाएगा किसी का। और
बाकी रहा चीफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर कैसे होता है, देखिए ये वर्किंग रिलेशनशिप बनानी पड़ती है पुलिस कमिश्नर को और चीफ मिनिस्टर को। सीएम को, अब चीफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर जानता है कि उसके ऑर्डर नहीं चल सकते, अगर वो प्यार से कुछ चीज कहता है और कहता है भैया मेरे लिए ये इतना तो होना चाहिए, ऐसे कर देना है, तो कोई पुलिस कमिश्नर बेवकूफ नहीं है जो कि उसके साथ टक्कर लेगा। टक्कर लेने की कोई जरूरत होती नहीं है। छोटे मोटे काम, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जब तक वो रीजनेबल है वो होती जाती है, ऐसी कोई बात नहीं जी। कक्कड़ साहब, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसएचओ? एसएचओ, व्हाट इज द एसएचओ रियली डू? क्योंकि हर बंदा जानना चाहता है एसएचओ क्या चीज, क्या है? एसएचओ को ऐसे है कि अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ेंगे तो उसमें जो सारी पावर है केस रजिस्टर करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, वो एसएचओ की ही है। स्टेशन हाउस ऑफिसर, कोई एसओ कहते हैं, कोई एसएचओ कहते हैं, जो अपनी मर्जी जी। बाकी जितने भी अफसर हैं उसके ऊपर एसीपी है, डीसीपी है, जॉइंट सीपी है, सीपी है, होम मिनिस्टर है, जो भी है वो उसको केवल डायरेक्शन दे सकते हैं। करेक्ट। कि भाई ऐसे काम करो, लेकिन कानूनी अगर आप देखेंगे कोई पावर उसी की है, वो हर बात आपकी मानता है, क्योंकि आप उसको अगले सेकंड वहां से उठा के कहीं और भेज सकते हैं, आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। So because of these things, he is under your administrative control, and therefore, because the administrative control of the senior functionaries is so strong that it becomes a functional control. Otherwise, power rests with them. But whatever he does or he doesn't do, उसकी आंसरेबिलिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर की है या एसपी की है। सीधी पेचीदा चीजें हैं। प्रेस जाएगी एसपी एसपी के पास, डीसी आप भी जब चलते हैं भैया बात करेंगे उससे, सीपी के पास जाएगी। सो वो गलत करता है या सही करता है, आंसरेबिलिटी अल्टीमेटली टू द पब्लिक इज थ्रू द डीसीपी और द सीपी। जी जी जी। सो दीज आर बड़ी पेचीदा है, लेकिन कानूनी जो चीज है वो क्या सेक्शन लगाना है, क्या नहीं लगाना है, अगर वो अपने आप करके लगा देता है तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। बट नॉर्मली इट इज नॉट डन बिकॉज देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल ओवर हिम फॉर वेरियस अदर रीजंस। एक्सीलेंट। कक्कड़ साहब, आई वाज बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑफिसर्स जिसको गोली लगी थी हाजीपीर में 1960। अब सर ये बताएं कि आर्मी का कुछ किस्सा बताएं कि आपको गोली कैसे लगी सर? सब ऐसा था कि मैं सिर्फ 10वीं पास था, उसके बाद मैं प्राइवेटली पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैंने पहले एयरफोर्स ज्वाइन की और I can say that I was one of the first person who landed in Goa after the liberation from Pune. Okay, that is one issue. The other is that I joined the army as a commissioned officer, and in 65 war, Pakistan war, I was we were taken to the Uri and Hajipir sector, where we attacked and we defeated the Pakistanis. And it is there in that battle on the 21st September 1965 morning that I got a bullet in my groins and I was wounded badly wounded. But then, you know, these things are very common. When we did not even, हमें तो ऐसे जा रहे थे जैसे सैर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख दाख के। तो when you are in the service, when you are in the service of the nation, when you are in the service of the nation and you are committed to what you are supposed to be doing, what your duties are, these things do not matter. These things do not matter, and certainly not to the Indian Army. I can tell you hundreds of instances where
विदाउट एनी वन, वंस द ऑर्डर्स आर गिवन यू जस्ट गो यार, में देखी जाएगी। तो बच जाते हैं, कोई मर जाते हैं। बट देन आई वाज एयरलिफ्टेड फ्रॉम देयर टू दिल्ली एंड आई हैड द again fortunate, I was fortunate that Shastri ji came there to the 92H and shook hands with me, मेरे सिर पे हाथ फेरा उन्होंने कि सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो these things do happen, you know. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, these are nothing very Brilliant. very very big things. एक कक्कड़ मिनट साहब, हाँ। नवीन जी देखिए, कक्कड़ साहब जब आप आर्मी में थे और इंडिया की तरफ से लड़ने गए पाकिस्तान के 65 के वॉर में, आपने बचपन में छोड़ा था उस पाकिस्तान को और वहां आप लड़ने के लिए, उस वक्त कैसी फीलिंग थी आपकी? यार बड़ी जबरदस्त चीजें थी यार, इस तरह से कि जैसे लाई करते करते हमने श्रीनगर से शुरू किया, आगे पहुंचे, वहां पर पहुंच गए, बर्फें पड़ी हुई थी एनीवे। तो वो जब पाकिस्तान की टेरिटरीज में उरी के बाद मैंने पांव रखा, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान ठीक है, थोड़ा सा एक दिल में एक रंजिश सी थी, दिल में एक गुस्सा सा था कि देखो इन लोगों ने कैसे हमें बिल्कुल यतीम कर दिया इन लोगों ने। तो बट एनीवे दैट वाज ओनली मोमेंटरीली। और फिर जब लड़ाई लड़ी तो मेरे सामने ही, आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब फौज में आप हैं तो आपको और कुछ नहीं सूझता, जो आपको कहा गया आप वही करेंगे। तो वही लोग थे, इधर आ गए उधर, अब शायद सब कुछ बदल गया, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, लेकिन हम लोग आपस में कम से कम इतना तो कह सकते थे कि हम उस जगह से हैं, इस जगह से हैं। तो जी 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 जी। कक्कड़ साहब, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। मैंने आपकी किताब के कई सारे पेज पढ़े हैं। आप पाकिस्तान से एक यंग बच्चा रेफ्यूजी बन के आया और दिल्ली के बलदेव नगर कैंप में रहा, या किंग्सवे कैंप में। किंग्सवे कैंप। यस। तो आप बताएं, कभी आपने एज अ बच्चा सोचा कि आज मैं यहाँ एक बच्चा हूं और मैंने इतना सारा काम किया और मैं एक दिन दिल्ली का बादशाह बनूंगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस बनूंगा? ये बताएं कक्कड़ साहब। नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं है, इस तरह का अंतर्यामी तो मैं था नहीं। लेकिन मेरी दो चीजें थी शुरू से जी। कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता था जहां पर समृद्धि थी, अच्छा सा था सब कुछ। तो मुझे ये था कि हमने तो दो चीजें, जब हमें इतनी भूख, अब पता नहीं अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब भी हमने भीख नहीं मांगी। हमने अपने सर पे कुछ ना कुछ उठाकर एक आना एक टका कमा लिया। उन दिनों में टका आना पैसा होता था, कमा के जाके, और कुछ नहीं तो भुट्टा ही ले लिया, उसको खा लिया। तो ये सारे, जब और कुछ नहीं तो किसी के दुकान पे नौकरी कर ली, झाड़ू दे दिया, लेकिन मांगा नहीं किसी से, अपना किया। एनीवे, तो मैं जहां पला हूं बैस बच्चा, वो पुलिस लाइन है, शांति नगर किंग्सवे कैंप। जी। तो मेरा ब्रदर जो है वो वहां पे कांस्टेबल तो नहीं था, एक मैकेनिक था, लेकिन हमें एक मकान मिला हुआ था कच्चा सा, तो उसमें था। तो बाकी पुलिस के कांस्टेबल हवलदार उस एरिया में रहते थे, और बड़े वर्दी पहने, बूट वूट पहने, चमकाए हुए, बड़े टक टक करते थे, लोग उनकी सुनते थे। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी नौकरी है, ऐसा कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आई वाज एमिंग एट बिकमिंग ए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। लेकिन फिर मैं वहां से निकल गया, भुसावल पहुंच गया, जलगांव। तो वहां से फिर मैं एयरफोर्स चला गया। लेकिन वो जो बर्निंग डिजायर ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर मेरे में रही। देखिए, मैंने वर्दियां सारी पहनी है। मैंने एयरफोर्स की वर्दी पहनी है 6 साल, 5 साल मैंने पहनी है पुलिस की वर्दी, ना अपना आर्मी की वर्दी, 34 साल मैंने पहनी है पुलिस की वर्दी, क्या बात। 1 साल मैंने पहनी है एनएसजी की वर्दी, ठीक है ना। तो सिवाय नेवी की नहीं पहनी मैंने, उसका भी एक कारण है। लेकिन मैं ये मेरे डिजायर थी। और जब मैं आर्मी में अच्छा भला था, मैं मेजर बन गया था, लेकिन मेरे मन में ये आया कि यार चलो आईपीएस, कहते हैं कि सबसे कठिन एग्जाम हिंदुस्तान का यूपीएससी का ये है, तो दे देते हैं। अपने क्या नौकरी तो है मेरे पास, आर्मी का मेजर तो हूं ही। तो मैंने दिया जी, मैं अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया। कक्कड़ साहब, उस वक्त एग्जामिनर ने गलती की होगी, ऐसे मार्क्स नहीं सर आप मजाक में कह रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन वो बहुत अच्छी हसीन गलती थी। तो
तो बस उसके बाद बना। और फिर मैं देखिए उसी शांति नगर, उसी किंग्सवे कैंप में मैं आईपीएस अफसर आता हूं, उसी फोर्स का मैं पुलिस कमिश्नर बनता हूं। और जब मैं मेरी जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ, मुझे ट्रांसफर हुई मेरी, तो फेयरवेल एक परेड होती है, दी जाती है। तो उसी ग्राउंड में हुआ जहां मैं छोटा सा बच्चा बगैर पाँव चप्पल के, बगैर एक कच्छे और बनियन में घूमा करता था। मैंने पॉइंट आउट किया उस फोर्स को कि वो पेड़ है जिसके नीचे मैं इस तरह के कपड़ों में खड़ा रहता था, और ऊपर से जामुन गिरते थे। अपनी भूख मिटाने के लिए मैं जामुन खा लिया करता था। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो फॉरेस्ट में रेंज ऑफिसर थे उस वक्त जी। बड़े खाते पीते घर से थे। उन दिनों में गाड़ियां तो होती नहीं थी, पर 2-2 4-4 घोड़े घर पे खड़े रहते थे हमारी सवारी के लिए। और अच्छा परिवार था, खाने पीने को बहुत था, मक्खन दही हनी सब कुछ मिलता था। और फिर आ गया ये पार्टीशन। मेरे फादर कोई 2 महीने पहले ही शायद रिटायर हुए थे, अगस्त 47 से। जब ये दिन आया और हमारे पास हमारे जो सर्वेंट थे 5-6 सारे मुसलमान ही हुआ करते थे, उन्होंने आके बताया कि साहब ऐसा है, फलां 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 उसको काट दिया है और आपके लिए भी वो आएंगे। हमारे साथ में मैं एक और उसके साथ की चीज बता रहा हूं कि हमारे 2 घर छोड़कर एक मुस्लिम परिवार रहते थे जी। उनको जब पता लगा तो उन्होंने हमें सबको, मैं, मेरे फादर, मेरे मदर, हम 2 भाई और 1 बहन और 2 भाई थे, उन सबको अपने घर ले गए और कहा, मेरी माँ को कहा कि माता जी, जब तक, बहन जी, जब तक हम जिंदा हैं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको 2 पहलू दिखा रहा हूं उस वक्त क्या हुआ था। तो हम उनके घर में रहे, लेकिन जब देखा उनके लिए भी मुश्किल हो गया हमें वहां पर रखना संभालना, क्योंकि रोज कोई ना कोई उनको घर पे आ जाता था दंगा करने के लिए। तो 4 दिन ऐसे निकले, तो उन्होंने फिर आर्मी को इन्फॉर्म करके, आर्मी, इंडियन आर्मी जो थी, एक ट्रक लेके आई और हमें एक कैंप में ले गए, जो कि जहां पर बाकी भी लोगों को उन्होंने रखा हुआ था। और उस टेंट में, उस कैंप में टेंट्स लग गए, टेंट्स में थे, खाने पीने को कुछ होता नहीं था, और बीमारी थोड़ी सी, पेट वेट भी खराब हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुझे याद है कि जब मुझे बहुत भूख लगी, मैं सबसे छोटा था घर में, मेरा 2 भाई और थे, जो कि मैं 6 साल का था, वो 8 साल के और एक 14 साल के थे उस वक्त जी। तो मुझे भूख लगी तो फौज वालों ने चने दिए, चने और गुड़ दिया खाने के लिए, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू गेट। तो उसमें मैंने इतने चने खा लिए कि मेरा गला बंद हो गया। भूख लगी थी तो मेरा गला एकदम बंद हो गया, और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे किसी ने रिवाइव किया पानी वानी पिला के। तो मुझे जिंदगी का पहला लेसन यहां से मिल गया कि ग्रीड इज बैड। जो ग्रीड है वो अच्छी नहीं होती है, और हर चीज तसल्ली से करो आप। उसके बाद हमें एक वहां कैंप है जो कि एयरफोर्स स्टेशन है अटक के पास, वहां पे आर्मी एयरफोर्स का कैंप लगा था, बहुत सारे रिफ्यूजीज वहां पहुंच गए। और फिर गोलियां वोलियां चलती थी रोज, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो एक दिन हमें ये आदेश हुआ कि अब सारे तैयार हो जाओ, आपको हम इंडिया ले जाएंगे। तो गुड्स ट्रेन, दूसरी ट्रेन नहीं थी, गुड्स के डब्बे थे ये, उसको मालगाड़ी में हम लोगों को बिठा दिया। और जब अब रास्ते में थे तो और उन्होंने हमें ये भी कहा था कि कोई आदमी बाहर नहीं देखेगा, कोई आदमी ऊपर नहीं देख, खुले डब्बे थे वो अपने रेलवे के। तो उन्होंने कहा कि भैया कोई नहीं देखेगा और आप आराम से बैठिए, हम 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में फिर बड़ी गोलियां वोलियां चली, तो 2-4 लोग, मुझे पता है, मेरे फादर ने मुझे बताया कि उन्होंने ऊंचा देखा, उनको गोली लगी, मर गए थे।
फिर हम पहुंचते पहुंचते कोई 7-8 घंटे बाद हम लोग अटारी पहुंच गए। अच्छा। तो सुबह सुबह का टाइम था, अटारी पहुंचे तो वहां जब हम स्टेशन पे उतरे तो देखा बड़े सारे लोग भरे हुए थे। और रेलवे स्टेशन अटारी पर भी हमने देखा कि वो जो रिटेलिएशन था, जब पता लगता था कि हिंदू और सिखों को वहां पे मारा जा रहा था, तो यहां से भी एक आध गाड़ी जो जा रही थी उसको भी हमारे पंजाबी भाइयों ने उसको भी काट दिया था। तो वो सारे प्लेटफॉर्म पर थे अटारी पे। तो मुझे याद है मेरे बड़े भाई ने 14 साल का जो था उसने मुझे उठाया, क्योंकि खून खून था, तो उसने कहा उसने मुझे गोदी में लिया और वो खून खून पर पैर रख के वो बाहर निकला वहां से। तो मुझे याद है वो। और उसके बाद फिर हमें ये लोग, अब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास केवल एक पजामा, उन दिनों में हम सलवारें पहनते थे, पठान थे हम लोग वहां के उस तरफ के, तो सलवारें पहनते थे, सब ने सलवार। तो वो हमारे पास वो एक सलवार और एक जो हमने ऊपर कमीज पहनी थी, उसके सिवा मेरे किस परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। मेरी माँ के हाथ में 2-4 सोने की चूड़ियां थी। और चलने से पहले मेरी माँ ने, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर लोग थे, मैं कहना नहीं, मैं अच्छे लोग थे, धनी लोग थे, सारा सामान उन्होंने कई बक्सों में डाल के, संदूकों में, कि हम शायद वापस आएंगे, वापस ले लेंगे इसको, ठीक है ना। तो बस थोड़े से सामान लेके भागे वहां से। और जब हमें अंबाला बलदेव नगर कैंप है, जो कि रिफ्यूजियों के लिए बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था, बलदेव नगर आर्मी के ट्रक हमें ले आए। और सर्दी का मौसम अब आ ही गया था तकरीबन, तो बड़ी सर्दी लगती थी। एक एक टेंट था, छोटा टेंट, जिसमें के 2-2, 3-3 परिवार, मतलब हम बैठे रहते थे, सोने की जगह नहीं होती थी हमारे पास, टेंटों में हम बैठे रहते थे ऐसे और सुकड़ते रहते थे। फिर कुछ देर बाद हमें अलग अलग छोटे छोटे टेंट मिल गए हर परिवार को। और मुझे अब याद है कि मेरे फादर को, उनको, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे, कुछ पेंशन की 40-50 रुपए, तो वो तैयार हो रहे थे पेंशन के लिए अंबाला कैंट जाने के लिए। तो जब वो अभी तैयार ही हो रहे थे, और मेरी माँ जो है वो जो भी थोड़ा बहुत सत्तू सुत्तू जो भी आर्मी वालों ने दिया था, रोटी बना रही थी, तो एकदम उनको हार्ट अटैक हुआ। वो अपनी पगड़ी बांध रहे थे, तुरा बांधते थे उन दिनों में हम लोग, पंजाबी जो हिंदू थे वो तुरा होता था उनका एक, तो वो बांध रहे थे। तो ले आए थे कहीं से, तो वो जाना था सरकारी दफ्तर में, सरकारी आज उनका सज के जाना है। तो वो हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो गई। उस वक्त मेरी उम्र केवल 7 साल की थी। मेरी उम्र केवल, अब जो छत हमारे सर पे थोड़ा सा था वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या किया जाए। तो फिर मेरा जो 14 साल का भाई था, जो कि बेचारा 10वीं में पढ़ता था, वहां पे नामी में पढ़ता था पाकिस्तान में, वो मजदूरी करने लग गया। फिर हम दोनों भाई भी मजदूरी करने लग गए। कभी किसी का थोड़ा सा सामान उठा के ले गए, उसने 1 आना दे दिया, 2 आने दे, उन दिनों में आना दवानी होती थी, ठीक है ना। तो वो जो है वो करते थे और थोड़ा बहुत खाना मिलता था। फिर मेरी बड़ी बहन जो थी, बहुत, जो जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका परिवार दिल्ली में आ गया था। तो हमारे जो जीजा जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में हम लोग इकट्ठे रहेंगे, कुछ प्रबंध करेंगे। Kakkad sahab, just in a very short thing, would you like to remember some people who helped you, या जो जिनको आप याद करना चाहेंगे जिंदगी में? जिस व्यक्ति, मुझे 2 व्यक्तियों ने मैं अपने मेरे पर्सनली है। एक तो मेरा वो ब्रदर जिसके पास 80 रुपए की तनख्वाह थी, उसने मुझे कभी किसी प्रकार की ऐसी कमी नहीं होने दी जो उसकी कमी नहीं, उसको भी कमी वो नहीं थी। पाला मुझे उसने। दूसरा, मेरी वाइफ, जब वो एक बार शादी हो गई और उसके बाद उसने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मुझे 4 पैसे एक्स्ट्रा चाहिए।
जो मेरी तनख्वाह होती थी उस तनख्वाह से वो गुजारा करती थी। और दिस इज हाउ आई टेल एवरीबॉडी कि यार, people tell me you are police commissioner, you are this and that, you are living in a middle class colony in Ghaziabad. Why couldn't you could have made a house in Basant Vihar and Niji Ke and all that. मुझे कोई ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता था, जब मेरे सामने आ जाती थी कोई चीज कि मैं ये कर दूं, मुझे ये मिल जाएगा, तो मेरे सामने आता कि जिस ईश्वर ने मुझे वहां से उठा के यहां भेज दिया है, मैं उसके साथ बेईमानी करूंगा अगर मैंने कुछ किया तो। बहुत खूब। पर मेरे दिमाग में हमेशा यही आता था कि यार, जिस ईश्वर ने यहां भेज दिया है, पर मैं उसके अगर कुछ ऐसा करूंगा तो उसके साथ बेईमानी करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है कक्कड़ साहब। रवि जी एक मिनट। कक्कड़ साहब, आप तो काफी लोगों के लिए इंक्लूडिंग अस इंस्पिरेशन रहे होंगे कि इतनी अच्छी बातें सुन के और आपके आपके एक्सपीरियंसेस को सुन के हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा हुआ जा रहा है कि हम ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहां से क्या अचीव किया। मैं जो अब बात आपसे पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि आपने उस फोर्स को ज्वाइन किया जिसमें ये काम होता रहता है, थोड़ी सी बुरी लगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये कहां तक सच है कि हफ्ता बांधा जाता पुलिस का, पुलिस रिश्वत लेती है, नीचे से ऊपर तक पैसा चलता है। और मैंने सुना सुना है, देखा नहीं है, मैंने दी नहीं है, पर जो पुलिस वाले हैं उनसे ये सुना है कि नहीं जी, हमारा टारगेट बंधा होता है, इतने पैसे हमको वहां पहुंचाने होते हैं, उससे ऊपर जाता है, ऊपर तक पैसा जाता है। ये कहां तक सच है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जो आप कह रहे हैं जी उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये कह देना वो लोग के साहब ऊपर तक जाता है, इसमें आधी सच्चाई है। अब ये सिर्फ पुलिस में नहीं है, आप क्योंकि पुलिस चारों तरफ आप देखते हैं, पुलिस से रोज आपका पाला पड़ता है, उसको हर जगह खड़े देखते हैं। कॉरपोरेशन भी यही करती है, बिल्कुल ठीक। फायर सर्विस वाले भी यही करते हैं, मैं एक्साइज डिपार्टमेंट वाले भी यही करते हैं। करप्शन का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा जो है वो सिविक बॉडी में है, सिविक बॉडी। क्योंकि मैं डायरेक्टर विजिलेंस कॉरपोरेशन का भी रहा था 4 साल, तो मुझे सब पता है। पुलिस की जो बेईमानी है जो करते हैं वो है, रेडी वाले से शाम को 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिया, कोई बड़ी चीज हुई तो 5,000 ले लिया। लेकिन जो लेवल है एक्साइज डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह के, उनका लेवल एक एक ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो लोग आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देते हैं, इसको आपको समझ नहीं आता है। सही बात। अदरवाइज पुलिस में यस, हफ्ता बहुत जगह बंधा होता है। कई एक एसएचओ बड़े जबरदस्त होते हैं, वो एक ढेला नहीं किसी को लेने देते या लेते हैं, लेकिन उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, मैं ये कहूंगा। लेकिन ये उनका कहना है कि ऊपर तक जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा। आईपीएस अफसर, आई वुड से अराउंड 50% तो ऑनेस्ट है ही। जी। अदरवाइज आपका प्रशासन, आपका देश चलेगा नहीं। ये जो आपने बेबाकी से बात करी है, हमारे सारे दर्शक बिल्कुल याद रखेंगे। आपको जाते जाते यही कह सकते हैं कि अभी 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 रुक जाइए, अभी रुक जाइए कक्कड़ साहब। बचपन तो जाने नहीं देगा, अमरजीत नहीं जानेगा। मैं तो इतना आप सोच नहीं सकते यार, इस तरह करो, अमरजीत जी तुम इत्थे ही आ जाओ मेरे कोल, मेरे नाल बैठ जाओ, दो चार दिन रह लो इत्थे, 2-4 दिन रह लो मेरी कुटिया जेवी ते, आप मजा करेंगे। कक्कड़ साहब, जे मैं जदों दिल्ली आया, जे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं ना मिलिया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ मेरी खुशकिस्मती होएगी कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फोन करोगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ भेजांगा तो लेके आवा। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ? नहीं, दोवें चलांगे। अच्छा, तेरे ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि आप दिल्ली में आपका बचपन गुजरा और आप उस हाइट तक पहुंचे। दिल्ली ने आपको और आपने दिल्ली को बहुत करीब से देखा। आपने
फोर्स में काम किया, आर्मी में काम किया, पुलिस फोर्स में काम किया, आपको क्या लगता है कि अभी भी पुलिस फोर्स में या पुलिस का जो सिस्टम है हमारा, स्पेशली दिल्ली का, उसमें कहाँ-कहाँ गुंजाइश है उसको और अच्छा करने की? क्या होना चाहिए? आप देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है कि अब इतनी कुछ इम्प्रूवमेंट दिल्ली पुलिस की तब से और अब में हो चुकी है जी, कि गुंजाइश और इम्प्रूव करने की, सिवाय टेक्नोलॉजी को जैसे ला रहे हैं फट, वो तो होती रहती है। जी। अब तो जो पुलिसमैन हैं उनके कैरेक्टर को, उनके मॉरल को इम्प्रूव करने वाली बात रह गई। सो दिस विल कम विद your spiritual training and moral training, not anything else. वेरी वेल क्या बात। एक्सीलेंट आ, अमरजीत एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा नवीन जी। सर एने आज हाईजैक कर लेता है शो मैं देखो जी, मैं वेला आदमी है, जो मर्जी कर लो। पन्नू प्रणाम सर आपने 3 अलग-अलग जगह नौकरी की है, आर्मी में और एयर फोर्स में और पुलिस में। ऐसा ये भी कहो ना झाड़ू भी मारे हैं और तो ऐसा कोई इंसिडेंट या वाकया सुनाइए जो आपके दिल को छू गया हो कि वाह क्या बात है। देखो जी, मैं जब एयरफोर्स में था तो मेरी वो जो वाकया, मैं कभी उन दो आदमियों को कभी नहीं भूल सकता। जी, कि मैं था तो एक सिपाही, एयरमैन कहते हैं उसको। हाँ जी, तो मैं जब जो काम मुझे दिया गया था, वो मैं जब काम करता था वहां पे, तो वहां पे दो अफसर थे। एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, यंग अफसर मूर्ति, और एक एक पायलट अफसर मूर्ति था, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट रावत थे। जी, वो जब मुझे देखते थे काम करते हुए, जब मैं कॉर्पोरल बन गया, तो मुझे, मेरे वो इमीडिएट सुपरवाइजर थे, तो मुझे जी, कहते, मिस्टर काकर, यू डोंट बिलोंग टू दिस, आहा, you need to achieve much higher position. वाह, मैं कहता, sir, I am only 12th pass, not हम्म, even 10th pass. हम्म, What do I do? How do I do this? No, you cannot remain here because the level that you exhibit. तो वहां एयरफोर्स में अंग्रेजी में बात हो, मैं भी सीख गया थी थोड़ी बहुत अंग्रेजी, पहले नहीं आती थी, बाद में सीख गया। जी, पहले तो यू व्हाट, ये व्हाट एंड ऑल दैट करते रहते थे हम। तो फिर मैंने, उन्होंने कहा कि यू अपीयर प्राइवेटली एंड ऑल दैट। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी साल सीढ़ियों के नीचे रात को 10 बजे से सवेरे 3 बजे तक पढ़ता था, किताबें ले आता था, कोई कॉलेज नहीं, कोई सारा कुछ नहीं, वो किया। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम दैट दे रिकॉग्नाइज दैट फायर इन मी, वाह, that they recognize, and they made me do that, and I became a graduate. Then the whole world opened for me. So I will ever remain beholden to these two officers who saw that there is some ignition in him. There is some Yeah. fire in this boy. Why is he rotting here? Let him do something else. तो मेरे सबसे बढ़िया बात यही थी कि उन्होंने मुझे गाइड किया, और गाइड एक भाई बस समझ कर, नहीं तो आमतौर पर कहता मैंने की करना है। सही गल। So that is they made my life. They made my life. अमरजीत, do I have your permission? Your हाँ जी, हाँ lordship? जी, हाँ जी, हाँ जी। कक्कड़ साहब, दो चीजें हैं। इन्हू नींदर आएगी, इधर रात में बढ़िया। वोटी वाजा मार दी, कहना भाई सो जा हुण। वोटी नहीं कहना सो जा हुण, की कर रहे हैं। कक्कड़ साहब, आई कैन बहुत सीधे साधे तरीके से कह सकता हूं मैं कि टुडे हम लोगों ने एक मुकद्दर के सिकंदर से बात की है। अरे यार बस यार, I tell you the truth. हाँ, मुकद्दर का सिकंदर, यस, मुकद्दर का सिकंदर, यस। मुकद्दर का सिकंदर कह रहा हूं सर, आपने अपनी मेहनत से करी। मैं ट्यूबलाइट है, मैं थोड़ी समझने में देर लगी थोड़ी। वाकई में मुकद्दर द सिकंदर हो, भगवान का आशीर्वाद रहे आप पे, एंड यू रियली done everyone proud in your family and yourself. So God bless you, कक्कड़ साहब। जय हिंद। जय हिंद ऐसे नहीं कहते, मोदी जी की तरह कहो, जय हिंद। जय हिंद।